एजेस वाले क्वेश्चंस पे चल रहे थे, राइट? ये जो क्वेश्चन घर से दिया था हो गया था? इसका आंसर बताओ कितने आ रहे थे? थर्टीन एंड फोर, सबका ही आ रहा है भाई। रेशियो नहीं है रिया, ये 13:4 शायद। अच्छा, मैंने रेशियो पूछा है क्या? हाँ, 13:4 रेशियो ही आ जाएगा, ठीक है। ओके। तो देखो, जिनसे नहीं हुआ है या फिर हो गया है वो देख लो एक बार, कि हमारे पास क्या था, कोई ए था और उसकी डॉटर मान लेते हैं डी, है ना? तो प्रेजेंटली उनकी जो एज हम कुछ मान सकते हैं, क्योंकि देखो ये रेशियो से तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे एक्सीड के बारे में शायद बात कर रखी है। ठीक है, डॉटर्स एज बाय 9 years। ठीक है, तो हमें वही एक्स और वाई लेके ही करना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन के थ्रू ही हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे जो ए की एज है दैट इज स्मॉल ए, और जो डॉटर की एज है दैट इज डी। अब यहाँ पे 1 साल पहले की बात कर रखी है। ठीक है, तो 1 year अगो, तो 1 year अगो इनकी एज क्या हो जाएगी, A-1, और डॉटर की एज हो जाएगी D-1। आपको यहाँ पे अगर देखो, जब भी कभी आपने एक्स वाई ईयर, ये ईयर्स में होती है एज, जब भी कभी आप आगे पीछे जाएंगे तो आपको प्लस माइनस उतना करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आप ए को 1 साल बाद नहीं ले सकते, आज ए है तो अगली साल A+1, पिछली साल A-1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका कंडीशन दे रखा है कि A-1 जो है वो क्या है, 4 टाइम्स ऑफ D-1। ठीक है, आप चाहते तो ये 1 year अगो की भी ए और डी ले सकते थे, लेकिन फिर आपको उसके अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद वो कह रहा है 6 year हैंस, इसके 6 year हैंस। तो अगर मैं 6 year हैंस की बात करूं आगे की, ठीक है, तो अब क्या होगा, दैट इज A+7 और D+7। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये तो 6 year हैंस की बात कर रहा है, हमने 7 कैसे कर दिया? ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अगो की बात नहीं है, हमने यहाँ पे 6 ही आना है। ठीक है, जिसने ये 1 year अगो लिया होगा, कि कुछ लोग क्या करते हैं कि 1 year अगो की एज को ही ए और डी या एक्स और वाई ले लेते हैं, वहां पे आपको 7 करना पड़ेगा। हमने प्रेजेंट लिया है तो यहाँ पे 6 ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये वाली एज ले लेते एक्स और वाई, यहाँ पे हमें इसमें X+7 और Y+7 करना पड़ता। ठीक है, बट हमने लिया है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट से 1 साल पहले -1 और आगे A+6 हो जाएगा। और यहाँ पे वो कह रहा है कि A+6 इज इक्वल टू क्या है भाई, D+6 +9। यही है ना, कि वो एक्सीड कर जा रही है, एक्सीड मतलब ज्यादा। ठीक है, तो बस यहां से अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। A-1 इज इक्वल टू 4D-4। तो पूछा क्या है उसने, हाँ ठीक है, तो A इज इक्वल टू 4D-3। यहाँ पे मैं A की वैल्यू इधर रख देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो 4D, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ए की वैल्यू में मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, तो 4D-3 + 6 इज इक्वल टू D+6 + 9। तो ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, डी को धर ले आओ, तो 3D इज इक्वल टू 9 और 3 12, तो डी की वैल्यू आ गई 4। अब ये डी की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो 16 - 3 दैट इज 13। अगर ए रेशियो डी पूछ रहा है, क्योंकि प्रेजेंटेज का पूछ रहा है, तो प्रेजेंटेज हमने ए और डी लिया था, तो दैट इज 13:4। क्लियर?
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। ठीक है, 6 ईयर अगो फादर वॉज 5 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हिज सन, आफ्टर 6 ईयर द सन्स एज विल बी, मतलब आपसे 6 साल बाद सन की एज पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज प्रेजेंट एज फादर एंड सन, तो फादर का एफ ले लेते हैं, सन का एस। ठीक है, तो प्रेजेंट में वो कह रहा है एफ प्लस एस कितना है भाई, 60 साल है। ठीक है, इक्वेशन 1। फिर कह रहा है 6 ईयर अगो, तो अगर मैं 6 ईयर अगो की बात करूं, 6 साल पहले की, तो फादर की एज क्या हो जाएगी, एफ माइनस 6, क्योंकि अगर अभी प्रेजेंट में एफ है तो माइनस, अगर 6 साल पहले जाएंगे तो -6 हो जाएगा, दैट इज f-6। और जो सन का है वो हो जाएगा s-6। और इसकी कंडीशन यहाँ पे दे रखी है कि वो कितना है, 5 टाइम्स है। तो f-6 जो फादर है वो अपने सन की एज का कितना है, 5 टाइम्स, दैट इज 5 टाइम्स ऑफ s-6। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी सम दे दिया उसकी एज का, तो यहाँ पे भी रेशियो आप यूज नहीं कर सकते। तो f-6 इज इक्वल टू 5s-6, तो f-5s इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इसमें 30 मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, दैट इज 30, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, -24, क्लियर, -24, राइट। तो यहां से ये इक्वेशन बनेगी, चलो इसको साफ तरीके से लिख लेते हैं। -24, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा कि -24 कैसे आया। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 30 हो गया, 6 इधर आएगा तो माइनस, ये प्लस होकर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो दोनों को सॉल्व कर लो। f प्लस एस इज इक्वल टू 60, यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब माइनस हुआ तो f से f कट जाएगा, तो हमें s ही मिलेगा, दैट इज -6s, 6s इज इक्वल टू -84, तो s इज इक्वल टू 14। तो जो s की जो एज है दैट इज मिली हमें प्रेजेंट एज। अब s हमने क्या लिया था, s थी हमारे पास प्रेजेंट एज। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 ईयर्स। आफ्टर 6 ईयर क्या हो जाएगा भाई, 14 प्लस 6 दैट इज 20 ईयर। ठीक है, तो आई होप ये सबको ने पहले ही कर लिया होगा। अच्छा अगर मैं फादर की एज पूछूं तो फादर की एज कितनी हो जाएगी अभी, फादर की एज बताओ भाई। ठीक है, ठीक है, आप आपको टोटल पता है कि दोनों का 60 है, तो 60 में से 14 माइनस कर देंगे तो 46 बचेगा प्रेजेंट। और 6 साल बाद का पूछेगा फादर का, तो उसमें 6 और जोड़ देंगे तो 52 आ जाएगा। ठीक है, ओके। देखो कुछ पजल बेस होते हैं, तो ये पजल बेस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पजल बेस जो आपके एज वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखो अभी हम पढ़ तो रेशियो रहे, लेकिन रेशियो में ही आपके 3 चैप्टर्स अभी तक हो चुके हैं। रेशियो जो बेसिक था वो तो खत्म हो ही चुका है, उसके साथ आपका मिक्सचर भी, उसके साथ आपका एजेस भी। ठीक है, तो सिर्फ एक ही टॉपिक नहीं है ये, इसके बाद तुरंत बाद आज ही हम शुरू करेंगे एलिगेशन। ठीक है, तो 3-4 टॉपिक आपके खत्म हो गए होंगे अभी तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना है हमें
वो कह रहा है अ पर्सन वाज आस्क्ड टू स्टेट हिज एज इन इयर्स, ही रिप्लाइड टेक माय एज 3 ईयर हेंस मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स ऑफ माय एज 3 ईयर अगो एंड यू विल नो माय प्रेजेंट एज इन ईयर्स, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो जिन्होंने अगर पहले पढ़ा होगा तो वो पहले इस क्वेश्चन को देख चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जब भी कभी पजल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसको या तो ऑप्शन से कर लेना, ठीक है, ऑप्शन लेके रिवर्स में जाके चले जाओ, वही चीज आप वेरीफाई करते चले जाओ। ठीक है, दूसरा अगर रिवर्स में ना जाओ तो जो पजल, जैसे पजल को आप रीजनिंग में करते हो वैसे ही आपको यहाँ पे करना है, जो आपको डेटा गिवन होगा आप उसको पहले नोट करो और जो वो कहता जा रहा है वो करते जाओ। ठीक है, तो स्टेटमेंट इसकी शुरू होती है इन्वर्टेड कॉमा से। वो कह रहा है टेक माई एज 3 ईयर हेंस, तो 3 ईयर हेंस तो आप तब ले पाओगे ना जब एज आपको अभी प्रेजेंट पता होगी, है ना। तो मान लेते हैं इसकी प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज कितना है, x ईयर। ठीक है, ठीक है, तो वो कह रहा है टेक माई एज 3 ईयर हेंस, 3 ईयर हेंस मतलब 3 साल आगे, तो 3 ईयर हेंस क्या हो जाएगी इसकी एज, या आफ्टर 3 ईयर। तो अभी अगर x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 3 ईयर्स। ठीक है, और कह रहा है मल्टीप्लाइड बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया। फिर कह रहा है सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स ऑफ माई एज, इसमें से हमें माइनस करना है। ठीक है, चलो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 3 टाइम्स ऑफ माई एज 3 ईयर अगो, तो 3 साल पहले 3 ईयर अगो। आज अगर x है तो 3 साल पहले क्या रही होगी, x - 3, इसका भी हमें 3 टाइम्स माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 3x - 9, तो इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x + 9 माइनस 3x - 9, तो 3x से 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा अंदर जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, तो टोटल आंसर आपका आ जाएगा 18 ईयर्स, राइट। कोई डाउट किसी को? या फिर आप क्या कर सकते हो कि ये मान लो ऑप्शन में कहीं ना कहीं 18 दिया होगा, आप 18 को मतलब मान लो कि प्रेजेंटेज 18 है। ठीक है, यही चीज जो ये कह रहा है वेरीफाई करके आपको वापस से 18 मिल जाना चाहिए। तो वो कह रहा है कि जब मैं प्रेजेंटेज लूंगा तो प्रेजेंटेज ही मिल जानी चाहिए, तो मान लो 18 लिया बाय ऑप्शंस के, अगर आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, आपको अगर बाय ऑप्शन अगर वेरीफाई करना है, ठीक है, तो मान लो ऑप्शन ऐसे दिए होंगे 18, 20, 24, 26, कुछ ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, तो मैं अपने राइट वाले ऑप्शन को लेके ही वेरीफाई करा रहा हूँ, आप बाकी किसी और पे करेंगे तो ये वेरीफाई नहीं होगा, सिर्फ 18 पे ही वेरीफाई होगा। करना कैसे है वो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मान लो आंसर है मेरा 18, ये प्रेजेंटेज है, तो मैंने प्रेजेंटेज मान लो इसकी 18 ले ली, है ना। तो अब मैं इसको 3 साल आगे गया तो ये कितना हो गया, 21, 3 साल पीछे गया तो ये कितना हो गया, 15, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 45, ये हो गया 63। तो अब इन दोनों का डिफरेंस भी, वो कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस ही तो क्या है मेरा मेरी प्रेजेंट एज है, तो ये भी 18 आना चाहिए। तो आप देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस 18 है, मतलब जब मैं हेंस में से प्रीवियस एज को माइनस करूंगा 63 में से 45, तो ये 18 ही मिलेगा मुझे, मतलब मेरा यही आंसर ठीक है। बाकी अगर किसी और पे करोगे तो ये 18 से आपको 18 नहीं, मतलब 20 से आपको 20 नहीं मिलेगा। ठीक है, समझे। तो मान लो अगर दूसरा ऑप्शन ट्राई करना हो जैसे कि 20, ठीक है, मान लो 20 थी, 3 साल बाद क्या हो जाएगा 23, 3 साल पहले 17 रहा होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 51 × 3, ये हो जाएगा 96, 69। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, तो ये 20 नहीं है ना। अगर ये सही आंसर होता तो यहाँ पे फिर से 20 मिलता आपको, यहाँ पे 20 नहीं मिल रहा है, मतलब ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, जो आपको जो प्रेजेंटेज आपने ली है वही आपको वापस से मिलनी चाहिए। ठीक है, जब भी कभी पजल बेस में कुछ समझ में ना आए तो बाय ऑप्शन चले जाओ, आपको कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वो कंडीशन वेरीफाई कर लो जो हमारे क्वेश्चन में दी हुई है। क्लियर। इसका आंसर बता दो जल्दी से, इसको तो करने में शायद आपको 1 ही सेकंड लगेगा।
कमेंट फास्ट। -9 कैसे हुआ शिवांगी? चलो बताता हूँ, एक सेकेंड। -9 कहाँ है? -9 नहीं है वो, प्लस, ये -9 तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना अंदर ब्रैकेट में, तो 3x -9। ठीक है, इसमें बस 3 में अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसका तो आंसर सब दे सकते हैं यार, इसका तो आंसर 23 के 23 लोग ऑनलाइन है, तो 23 के 22 के 22 का आंसर आना चाहिए। गलत सही जो भी है। ठीक है, समझ गए ना कि ये 99 कैसे आ रहा है? देखो, कंसेप्ट हमेशा एज में याद रखना कि एज डिफरेंस सेम रहता है, एज डिफरेंस सेम रहता है ना। तो अगर माई एज, ठीक है, वैसे क्लास में मैं करवा चुका हूँ, तो माई एज अगर, और माई ब्रदर एज, अगर मैं 2 साल का हूँ तो माई ब्रदर कितना होगा, 1 साल का, तो एज डिफरेंस कितने का हो गया, 1 ईयर का डिफरेंस बीच में, है ना। तो अगर मैं 100 ईयर का हो जाऊंगा तो आज भी डिफरेंस कितना रहेगा, 1 ईयर, तो इसकी एज हो जाएगी 99 ईयर्स। ठीक है, कुछ के दिमाग में एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में आ जाता है कि भाई सीधा हाफ कर दो, तो 100 का जो आधा है वो हाफ 50 कर देते हैं। ठीक है, जिन्होंने सिर्फ रेशियो बेस पढ़ा होता है। ठीक है, अब इस जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। A is as much as younger than B as he is older than C. The sum of age of B and C is 52 years. Then find out the present age of A. करो जल्दी से। देखो, पजल जैसा ही कुछ कुछ क्वेश्चन है ये भी। कितना आएगा? आंसर्स इतना टाइम लेते हैं क्या करने में इसको? देखो, ए बी और सी, ठीक है, इन दोनों में रिलेशन दे रखा है, वो कह रहा है तीनों में ए इज एज मच यंगर देन बी एज ही इज ओल्डर देन सी। ए बी से उतना छोटा है जितना सी से बड़ा है, मतलब बी की एज माइनस ए की एज। ठीक है, ए बी से जितना छोटा है, सी से उतना बड़ा है, तो ए माइनस सी, मतलब बी और ए का जो डिफरेंस है वो सेम है ए और सी के डिफरेंस के। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, इधर उधर करके इक्वेशन बना लो। तो जब मैं ए को इधर ले आऊंगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, इक्वेशन 1, या फिर a इज इक्वल टू बी प्लस सी बाय 2। और यहाँ पे b प्लस सी का सम आपको दे रखा है कितना, बहुत इजी क्वेश्चन था, b प्लस सी इज इक्वल टू 52 ईयर्स। तो भाई a की एज कितनी हो जाएगी, इसका हाफ, 26। ठीक है, क्वेश्चन में देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बस ऐसे ही हो जाता। क्लियर? अब ऐसे ही पजल वाले क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे, या तो एज के आपके एवरेज में भी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो एवरेज में भी मैंने करा दिए, तो एवरेज टाइप के वैसे हो गए, तो वहाँ मोस्टली ASN करके आपके जो एवरेज के क्वेश्चन सारे एज वाले सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है,
रेशियो के, मैंने रेशियो में, और फिर रेशियो के बाद जो नॉर्मल बिना किसी सीधे अर्थमेटिक बेस्ड है वो भी मैंने आपको डिस्कस करा दिए। ठीक है, तो ऊपर स्टार्टिंग वाला क्या सोनल, आप माइक को अनम्यूट करके बोल भी सकते हो, बस हैंड रेस कर दिया करो तो वो थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा। सर स्टार्टिंग में वो बी माइनस ए वाला नहीं समझ आया। वो कह रहा है ए इज एज मच एज यंगर देन बी इज, ठीक है, बी एज ही इज ओल्डर देन सी। वो ये कह रहा है कि ए बी से उतना छोटा है जितना वो सी से बड़ा है। समझ गए? मतलब जो अब जब ए छोटा है तो हम बी में से ए की वैल्यू को माइनस करेंगे अगर एज डिफरेंस निकालना है तो, है ना। और अगर या ए और सी में देखा जाए तो ए बड़ा है तो ए में से सी को माइनस करेंगे एज डिफरेंस निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि ए और बी का जो एज डिफरेंस है वो बराबर होगा ए और सी के एज डिफरेंस के। तो बी माइनस ए, अब बड़े में से छोटी वैल्यू को ही घटाएंगे क्योंकि एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए मैंने बी माइनस ए किया है। ठीक है, और उधर ए माइनस सी, दोनों का एज डिफरेंस बराबर है। समझ गए? आप अपने भाई, छोटे भाई से उतने बड़े हो जितने बड़े भाई से छोटे हो, तो दोनों में वैल्यू 2-2 साल आ जाएगा या 3-3 साल जो भी रहेगा। तो इसका कहने का मतलब ये था। ठीक है, ओके। और भाई किसी को कोई डाउट एज वाले क्वेश्चंस में? अब देखेंगे हम एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन को सीख लेते हैं क्योंकि एलिगेशन के क्वेश्चंस, एलिगेशन हमें यूज करने के लिए अब पीछे एवरेज में भी जरूरत पड़ी थी, रेशियो में भी जरूरत पड़ेगी, आगे मतलब हर चैप्टर में जरूरत पड़ती है। तो जो जो चैप्टर होंगे वो हम करते चले जाएंगे, बट एलिगेशन यहाँ पे सीख लेते हैं कि बेसिक एलिगेशन क्या होता है। तो कुछ एवरेज और रेशियो तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो इन पे हम मिक्सचर पढ़ चुके हैं। तो मिक्सचर पे बेस्ड आपके एलिगेशन के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, तब मेथड समझ में आ जाएगा। फिर जो अगले चैप्टर्स होंगे उनमें हम आराम से चीजों को समझ समझ पाएंगे। ठीक है, देखो एलिगेशन आपका काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा ट्रिक है। ठीक है, मेथड कह लो तो मेथड बहुत अच्छा है। ये कभी कभी ऐसे बड़े बड़े जहां जहां ऐसे क्वेश्चन जिनमें सिर्फ 5 मिनट लगने वाले हैं आपको या 3 मिनट लगने वाले हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उस क्वेश्चन को ये सिर्फ हार्डली 30 सेकंड में सॉल्व कर सकता है एलिगेशन। ठीक है, कैलकुलेशन कहीं पे 1 पेज की होगी या आधे पेज की होगी तो वहां सिर्फ कैलकुलेशन हो सकता है 2 लाइन 3 लाइन की कैलकुलेशन होगी। बट एलिगेशन पे मास्टर लेनी थोड़ी सी प्रैक्टिस वाली चीज है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से हार्ड लगेगा। जैसे कि ASN वाला जो मेथड था, ठीक है, वो जिसने अगर क्लास में पढ़ के छोड़ दिया होगा तो उसको मुश्किल आएगी एग्जाम में इसको यूज करने में कि कब कैसे क्या करना है। बट जिसने भी अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली होगी, मतलब जितने क्वेश्चन मैंने क्विज वगैरह में कराए होंगे या फिर क्लास के क्वेश्चन कोई दोबारा कर लिया होगा, तो ये ASN वाला मेथड उसे बहुत अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि ये 90% जो एवरेज के क्वेश्चन हैं उन सबको ये अकेला हैंडल कर लेता है ASN वाला। बट जिसने ये नहीं किया होगा वो फिर अटकता ही रह जाएगा एवरेज के क्वेश्चन में, एवरेज कभी भी क्लियर नहीं हो सकता है। और जिसका हो गया होगा उसे मजा भी आ रहा होगा अब क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, वैसा ही एलिगेशन है, दिखने में जब मैं कराऊंगा तो इजी लगेगा, बट कब कहाँ कैसे लगेगा ये ध्यान देने वाली बात है, और ये आएगी आपको प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एलिगेशन के सारे क्वेश्चन बिना एलिगेशन के भी हो सकते हैं, क्योंकि एलिगेशन खुद में कोई चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ एक मेथड है। एलिगेशन क्या है? ओनली अ मेथड। ठीक है, टू सॉल्व वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम्स बेस्ड होती हैं, उनकी एक एक खास प्रॉपर्टी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर वो प्रॉपर्टी आपको दिखेगी उस क्वेश्चन में, चाहे वो किसी भी चैप्टर का होगा, तो एलिगेशन से सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज वो एलिगेशन से सॉल्व नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि वो जो एलिगेशन वाला क्वेश्चन है वो बिना एलिगेशन के सॉल्व हो सकता है, इस बात की श्योरिटी है। ठीक है, तो चलिए फिर इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज देखते हैं कि है क्या चीज एलिगेशन और कैसे हम इसको मास्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिगेशन अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, that a rule enables us to find the ratio in which
two or more ingredients at a given price, value must be mixed to produce a mixture at a given price, value, strength और quantity. तो देखो डेफिनेशन से ऐसा कुछ खास समझ में नहीं आया होगा. एक्चुअल में जो एलिगेशन है ये होता है कि अगर आपको दो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज दे रखे, ठीक है, मतलब यहाँ पे टाइप 1 दे दिया, ठीक है, टाइप 2 दे दिया, ठीक है, या फिर और प्रैक्टिकल थोड़ा सा समझते हैं कि आपको दो क्वांटिटीज दे दी, ठीक है, इसमें कुछ टाइप 1 है और इसमें कुछ टाइप बी है, और ये कुछ भी हो सकता है, टाइप 2, ठीक है. अब इन दोनों को कुछ पार्ट में हमने मिक्स करके कोई तीसरी चीज ओवरऑल बनाई, ठीक है. अब टाइप 3 का कोई मिक्सचर बन गया या फिर टाइप 3 की कोई वैल्यू आ गई इन, बट ये डेफिनेटली होना चाहिए कि ये सिर्फ इन्हीं का मिक्सचर होना चाहिए, इन दोनों का, इन दोनों वैल्यू से मिला के कोई एक ओवरऑल हमें एक वैल्यू मिलनी चाहिए. ये एलिगेशन सिर्फ वहीं पे लगेगा, मतलब या तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करे या फिर इन दोनों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करे या इनकी क्वांटिटी से रिलेटेड करे, ठीक है. बस वही चीज हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज एलिगेशन कहीं पे नहीं लगेगा. ये ध्यान रखना, जो एलिगेशन है वो एवरेज प्लस रेशियो का मिक्सअप है, ठीक है. ये एवरेज और रेशियो का मिक्सअप है, मतलब एवरेज की वजह से क्या रेशियो बनता है और रेशियो की वजह से क्या एवरेज बनता है, इसी चीज पे डिपेंड हमारा ये एलिगेशन है. मतलब इन दोनों का आपस में एक दूसरे पे एलिगेशन, यही एलिगेशन, ठीक है. अब इसको देखते कैसे हैं, तो इसको करने का सीधा सा तरीका, मतलब समझने का ऐसा है कि हमारे पास कोई टाइप 1 मटेरियल, मिक्सचर, डेटा, क्वांटिटी कुछ भी है, ठीक है, और टाइप 2 की कोई डेटा, मटेरियल, मिक्सचर, क्वांटिटी है, ठीक है, उसको हमने क्यू माना, एक को पी माना. इन दोनों के मिक्सअप से, ये ध्यान रखना, ये दोनों मिक्स होने चाहिए. इन दोनों को मैंने मिक्स किया, मिला दिया, ठीक है, तो आपको कोई मीन, ओवरऑल, एवरेज, वैल्यू, मटेरियल, मिक्सचर और वैल्यू मिली. इन दोनों का ही कोई मीन, एवरेज, मीन वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू मिली, तभी आप इन तीनों में एलिगेशन लगाएंगे. मीन वैल्यू हमेशा बीच में रखी जाती है, क्योंकि मीन का मतलब तो बीच में होता है, ठीक है. एवरेज का मतलब भी मिडिल वैल्यू होता है, तो इसलिए जो एवरेज होगा, जो इन दोनों को मिला के बनेगा, वो हमेशा बीच में रखा जाएगा. टाइप 1 और टाइप 2 जो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, तो जिनको मिला रहे हैं वो हम दोनों साइड में रखेंगे. कोई भी किसी साइड रख सकते हो, ऐसा कोई पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है. बस अब ऑपरेशन क्या करना है कि ये ध्यान रखेंगे, हमें सब्ट्रैक्शन करना है बस. अब सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, जब आप किधर भी एक साइड से चल लो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से चलो या फिर राइट हैंड साइड से. तो यहाँ पे मान लो जैसे कि मैं चल रहा हूँ राइट साइड से, तो Q माइनस एम किया, मैंने यहाँ पे कर दिया Q माइनस एम, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने Q माइनस एम की वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया, राइट. अब जब मैं दूसरी साइड जाऊंगा, ठीक है, जब दूसरा ऑपरेशन करूंगा, तो फिर M माइनस पी, मतलब मीन वैल्यू में से आपको टाइप 1 घटाना पड़ेगा, तो M माइनस पी, मतलब ये हमेशा एल वी शेप में ही ऑपरेशन होगा, चाहे किधर से किधर भी जाओ. आप इधर से इधर आ रहे हो तो आपको फिर ऐसे जाना पड़ेगा, वी शेप में ही जाना है, ठीक है. इधर से आए तो पहले इधर, फिर इधर, ठीक है. और अगर इधर से आ रहे हो तो पहले इधर जाएंगे, दैट इज P माइनस एम. हम और क्या कर सकते थे, इसको P माइनस एम कर सकते थे यहाँ पे. फिर यहाँ पे हमको, अगर हम इधर आए तो फिर हमें अब ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है. इधर आपको फिर M माइनस क्यू करना पड़ता है, और बीच में आता है भाई इन दोनों का रेशियो. यही वैल्यू हमें देखनी होती है मेन, यही रेशियो हमें देखना होता है, ठीक है. अब ये रेशियो किस चीज का आता है, ये भी सोचने समझने वाली और जानने वाली बात है कि ये रेशियो हमें किस चीज का मिलेगा नीचे. ये तो डेफिनेट है कि नीचे रेशियो मिल जाएगा, बट वो रेशियो किस चीज का मिलेगा, तो ये रेशियो मिलता है हमेशा इसी का, टाइप 1 क्वांटिटी का रेशियो आपको टाइप 1 के नीचे मिलेगा, और टाइप 2 का यूनिट आपको टाइप 2 के नीचे मिलेगा. मतलब ये टाइप 1 रेशियो टाइप 2 का ही मिलता है. यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो लिख लो, तो ये टाइप 1 रेशियो टाइप 2, ठीक है, क्लियर. ओके.
अब मैं आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे इसको लगा के बता देता हूँ कि कब कब कुछ वैल्यूज मैं बता देता हूँ, उनको आप एक बार याद रखना। ठीक है, कि देखो एलिगेशन कहाँ कहाँ लग सकता है। तो एलिगेशन स्पीड में लग सकता है। ठीक है, तो अगर अभी स्पीड 1 और स्पीड 2, ठीक है, अब ये एवरेज स्पीड ही होगी, है ना। अगर स्पीड 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 में लगाया, ठीक है, तो याद रखना एवरेज जो होता है आपको हमेशा, एवरेज एलिगेशन लगाने के बाद जब स्पीड में आप एलिगेशन लगाएंगे तो आपको हमेशा नीचे टाइम का रेशियो मिलता है। ठीक है, क्योंकि देखो जो रेशियो मिलता है ये कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको बात खुद ही समझनी पड़ेगी। तो जो रेशियो मिलता है, रेशियो मिलता है हमेशा जो मीन, जो भी आपका यहाँ पे जिसके बीच में एलिगेशन हम यूज कर रहे हैं उसका यूनिट देखो क्या है। जैसे कि यहाँ स्पीड है, स्पीड का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे सबका किलोमीटर पर आवर होगा। तो यहाँ पे जो पर आवर में जो नीचे जो पर में जो चीज होती है, क्योंकि यहाँ पे एलिगेशन हमेशा रेट में ही लगता है, एलिगेशन याद रखना हमेशा रेट में लगेगा या क्वांटिटी में लगेगा। तो देखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे पर में, पर केजी, पर आवर, पर मिनट, जो भी है। तो यहाँ पे ये आवर क्या है, टाइम का यूनिट है। तो इसलिए आपको स्पीड में जब आप एलिगेशन लगाते हो तो रेशियो आपको पहले जो स्पीड में, पहली स्पीड से जितना टाइम तक आपने ट्रेवल किया है उसका, और दूसरी स्पीड का जितना टाइम आपने ट्रेवल किया है उसका रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो स्पीड स्पीड में जब लगेगा तो आपको टाइम का रेशियो मिलता है। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट में लगाएंगे, प्रॉफिट पहला, प्रॉफिट दूसरा, और प्रॉफिट ओवरऑल, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को निकाल के हम ओवरऑल प्रॉफिट निकालेंगे, मतलब पहले आर्टिकल पे 20%, दूसरे पे 30%, ओवरऑल प्रॉफिट जो हुआ है वो 40% या फिर 20% का हुआ है। जब आप प्रॉफिट पे लगाएंगे या लॉस पे लगाएंगे, ठीक है, इनमें से लॉस भी हो सकता है साथ में, और ओवरऑल भी प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो जब प्रॉफिट या लॉस पे हम लगाते हैं तब हमें CP1 रेशियो CP2, मतलब कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिलता है। ठीक है, अगर हम कॉस्ट प्राइस में ही लगा दें, ठीक है, अगर मैं कॉस्ट प्राइस में ही अगर रेशियो लगा दूं, ठीक है, ये बहुत मेन मेन चीजें जो आपके फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं चैप्टर्स में, जिन पे मेनली क्वेश्चन आपको पूछा जाता है क्वांट में, इसीलिए मैं आपको सीधा ही बता दे रहा हूँ, दिमाग में रख लेना इन चीजों को। तो कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में, मतलब वो आपसे कह दे कि भाई पहले आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस, दूसरे आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस और ओवरऑल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अगर कॉस्ट प्राइस में लगाओगे तो क्वांटिटी, अब भाई क्वांटिटी कैसे, देखो कॉस्ट प्राइस होता है रुपीज पर आर्टिकल, है ना, पर चेयर, पर टेबल। तो ये सब क्या होते हैं, क्वांटिटी होती है। आर्टिकल क्या है, क्वांटिटी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्वांटिटी का ही रेशियो मिलेगा आपको, क्वांटिटी 1 रेशियो क्वांटिटी 2। ये चीजें नोट कर लेना, काम की चीजें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रेट में लगाओगे, रेट, या फिर आप कह लो प्राइस में। ठीक है, तो रेट 1, रेट 2 या प्राइस 2। ठीक है, अब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो यहाँ पे हमने ओवरऑल प्राइस बना दिया बीच में। ठीक है, ये भी हमारा रेट या फिर प्राइस। तो यहाँ पे भी आपको क्वांटिटी का, क्योंकि किसी भी चीज का प्राइस पर नंबर ऑफ आर्टिकल होता है, तो यहाँ पे भी आपको क्वांटिटी का ही रेशियो मिलेगा, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2। ठीक है, और दूसरी चीज आपको ध्यान देने वाली चीज है, ठीक है, जैसे कि अगर आप इंटरेस्ट में लगा रहे हो, ठीक है, इंटरेस्ट रेट में, इंटरेस्ट रेट IR, इंटरेस्ट रेट कोई है, ओवरऑल इंटरेस्ट रेट, मतलब उसने एक अमाउंट के दो हिस्से किए, पहले हिस्से को कुछ इस रेट पे, दूसरे हिस्से को कुछ इस रेट पे रिटर्न मिला, उसको एज सिंपल इंटरेस्ट मिला, ओवरऑल उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है वो आपको दे दिया। तो जब आप इंटरेस्ट पे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे लगाओगे तो आपको प्रिंसिपल का रेशियो मिलेगा, P रेशियो P1 रेशियो P2, मतलब वो जो दोनों पार्ट हैं उनके प्रिंसिपल का रेशियो आपको मिल जाएगा। क्योंकि जो रेट जो ऐसा ही होता है हमेशा, प्रिंसिपल रेट जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल पे काउंट किया जाता है ना। तो प्रिंसिपल का रेशियो मिलेगा। ठीक है, स्पीड में मैंने बता दिया आपको, क्लियर, प्रॉफिट लॉस का बता दिया, मिक्सचर का, क्वांटिटी, अगर आप किसी क्वांटिटी में लगाना लगाना चाह रहे हो, क्वांटिटी, क्वांटिटी एंड क्वांटिटी,
ठीक है, मतलब वो कह दे आपको कि एक मिक्सचर है जिसमें 20% वाटर है, एक मिक्सचर है जिसमें 30% वाटर है, मिलाया जाता है तो ओवरऑल 25% वाटर हो जाता है। तो बताओ कि हमें किस रेशियो में मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा वो क्वांटिटी 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 में आपको क्वांटिटी का ही रेशियो मिलेगा। ठीक है, अगर आप एवरेज में लगा रहे हो, एवरेज, एवरेज और किसी एवरेज में, ठीक है, तो एवरेज कैसे निकलता है भाई, नंबर ऑफ आर्टिकल, टोटल सम ऑफ आर्टिकल अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल। तो यहाँ पे जो रेशियो मिलता है वो मिलता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, N1 रेशियो N2, N1 रेशियो N2, दैट इज, अगर आप ए में लगाओगे तो यहाँ पे रेशियो आपको N का मिलेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। क्लियर, तो आई होप इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात याद रखना कि क्वांटिटी मस्ट बी सेम। ठीक है, कि एलिगेशन हमेशा सेम टाइप की चीजों में लगता है, नहीं वाइस वर्सा नहीं होगा मुस्कान। सीपी में प्रॉफिट लॉस नहीं निकलेगा, मतलब सीपी में लगा के प्रॉफिट लॉस नहीं मिलेगा। हमें ये देखो, रेशियो मिलता है हमेशा रेट का, मतलब जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को मैं कैसे काउंट करता हूँ, प्रॉफिट अपॉन सीपी, है ना। तो अगर 10% अगर मेरा प्रॉफिट है तो इसमें 1/10, तो ऊपर होगा प्रॉफिट, नीचे होगा सीपी। तो इसलिए मुझे प्रॉफिट पे लगाने पे सीपी का मिल जाता है रेशियो, लेकिन सीपी तो सीपी होती है, तो जब मैं सीपी सीपी में लगाऊंगा तो मुझे क्वांटिटी का मिल सकता है, क्योंकि सीपी क्या रहेगी, प्राइस, रेट, और जब मैं रेट में या प्राइस में लगाता हूं तो मुझे क्वांटिटी का रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि सीपी क्या होती है, प्राइस पर आर्टिकल, प्राइस पर कोई गुड्स, कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें वहां से क्वांटिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो एलिगेशन हमेशा सेम टाइप चीजों में लगता है, सेम टाइप मिक्सचर, मटेरियल एंड एवरेज। सेम टाइप मतलब कि अगर आपको वाटर एंड मिल्क दिया है तो वाटर एंड मिल्क में लगा सकते हो, एक मिक्सचर आपको दे दिया वाटर एंड मिल्क का, दूसरा बोल दिया एक में दे दिया कि 20% मिल्क है वाटर एंड मिल्क में, एक में दे दिया 20% मिल्क है मिल्क एंड जूस में, तो वहां पे दोनों मिक्सचर अलग अलग हो गए, तो वहां पे आप एलिगेशन यूज नहीं कर सकते, सेम टाइप का होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर, ये बात सबको समझ में आई भाई। ठीक है, अब देखो इस पे हम क्वेश्चन करते हैं और आपका काम कितना आसान हो जाता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपने पीछे भी किए थे उनको भी दोबारा देख लेना। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन बिना एलिगेशन के भी निकल सकते हैं, ये भी आपको याद रखना। तो देखो यहाँ पे क्या है, इन व्हाट रेशियो राइस एट 38.75 kg पर केजी बी मिक्स्ड विद राइस एट 32.25 kg सो दैट मिक्स वर्थ इज 35 kg, 35 रुपीज पर केजी। तो हमें बताना है, अब देखो यहाँ पे एक क्वांटिटी क्या होगी राइस की, राइस का टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 राइस है हमारा 38.75 रुपीज पर केजी का, है ना। टाइप 2 राइस है, अब हैं तो दोनों राइस ही, तो बिल्कुल मिक्स कर सकते हैं क्योंकि सेम टाइप का ही मिक्सचर है कोई, रुपीज पर केजी। वो कह रहा है इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो मुझे ओवरऑल, ओवरऑल जो मिक्सचर का जो प्राइस है वो कितना हो जाना चाहिए, 35 रुपीज पर केजी का। तो मतलब यहाँ पे हम अपना एलिगेशन लगा सकते हैं। तो बस एलिगेशन लगाने के लिए हमें क्या करना है, अब किधर से भी चलो, लेफ्ट से या राइट से, तो अगर मैं इधर गया तो पहले मैं इसको माइनस करूंगा 30, हमेशा आप याद रखना बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर लो। शुरू कहाँ से करना है आप ये देखने के लिए, ये देख लेना कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू किधर पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू इधर पड़ेगी,
तो यहाँ से इधर करते तो छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस हो जाती। तो आप हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को ही माइनस करेंगे। दैट इज 38.75 माइनस 35। जल्दी से बताओ कितना होगा? 3.75। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो 35 माइनस 32.5, तो कितना हो गया? यहाँ पे लिखो इसको 2.75। क्लियर? अब ये आ गया भाई रेशियो। इस रेशियो को सॉल्व करो आप आगे। तो रेशियो कितना बनेगा? रेशियो बताओ जल्दी। तो 5 2 25, 5 5 25, 5 5 25, 7 35। ठीक है, फिर 5 से और ब्रेकआउट करो इसे, तो 11:13। तो यही आपका आ जाएगा कि भाई अब ये रेशियो किस चीज का मिला, कि टाइप 1 का रेशियो टाइप 2 के साथ। अगर मैं इस रेशियो में मिक्स कर दूंगा तो मुझे ये वाला प्राइस अचीव हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, अब भाई इसको बिना एलिगेशन के करते तो कैसे करते? ठीक है, इसी क्योंकि मैंने बताया कि बिना एलिगेशन के भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, तो फिर आपको क्या करना पड़ता, कि आपको क्या करना पड़ता, यहाँ पे मान लेते कि पहले का x kg मिक्स किया जाए, दूसरे का y kg मिक्स किया जाए। ठीक है, तो मैं अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। तो 38.75 इंटू एक्स प्लस टोटल प्राइस निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे ओवरऑल प्राइस चाहिए। मुझे क्या चाहिए? ओवरऑल प्राइस। ठीक है, ओवरऑल प्राइस कैसे निकलता है, कि टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, है ना। तो ओवरऑल प्राइस, पहले का प्राइस टोटल कितना हो जाएगा? 38.75 इंटू एक्स प्लस 32.25 इंटू वाई। ये हो गया टोटल प्राइस। इसको डिवाइड कर दूंगा जब मैं एक्स प्लस वाई से, टोटल वेट से, एक्स और वाई से, तो मुझे 35 मिल जाना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये था। तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स अपॉन वाई की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी बाद में। ठीक है, तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी बस। ठीक है, सिंपलेस्ट वे नहीं रहेगा। ठीक है, 5। ठीक है, 13 कैसे किया था फिर? 5 5 1 जा 5। ठीक है, ठीक है, 5 ही आएगा भाई, 13 नहीं आएगा। 13 बताया किसने था? हैवी ड्राइवर थे दोनों के दोनों। ठीक है, तो जब आप इसे करोगे तो ये 11/15 मिल जाएगा आपको सॉल्व करने के बाद। तो और अगर बिना एलिगेशन के करना तो बेसिक एलिमेंट्री मैथ से ही होगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा बहुत जिनका रह गया अगले क्वेश्चन में उनका भी क्लियर होगा। तो अब तो आप जल्दी से मुझे आंसर करके बता दो भाई। यहाँ पे शुगर को मिक्स कर रहा है 42 रुपीज। देखो अब इसको शॉर्ट में ही लगाना है 24, और प्राइस को डाउन लेके आना है कितने पे? ओवरऑल प्राइस लेके आना है मुझे 32 का। मतलब मिक्सिंग करनी है हमें ऐसा कि 42 रुपीज पे कर अच्छी वाली क्वालिटी में कुछ 24 रुपए किलो का जो घटिया क्वालिटी मिलाना है, और एवरेज प्राइस मुझे कुछ इसका 32 लेके आना है। ठीक है, तो बस अब मुझे ज्यादा देखने सोचने की जरूरत नहीं है। 42 इधर लिखूंगा, 24 इधर, और इधर आ जाएगा 32। ये याद रखना कि एलिगेशन लगाने के लिए ये जो मीन वैल्यू है ये हमेशा इन दोनों से इन दोनों के बीच में आएगी। मतलब मीन हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटा होता है और छोटी वैल्यू से बड़ा होता है। तो जो दो टाइप की हैं 42 और 24, इन दोनों के ही कोई बीच की वैल्यू होनी चाहिए। इन दोनों से छोटी बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हो जाएगा इधर 10, और इधर कितना आ जाएगा? 12, 32, 24, 8। तो रेशियो कितना आ जाएगा? ये टाइप 1 है और ये टाइप 2 है। दैट इज 4:5। ठीक है ना? अच्छा मेथड, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
अदरवाइज अगर आपको बिना इसके करना है तो 42 इंटू एक्स करना पड़ेगा, आपको लेट करना पड़ेगा भाई 42 में कितना केजी लिया हमने एक्स, 24 का लिया हमने वाई केजी, तो 24 इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 32। वापस से मुझे यही प्राइस मिल जाना चाहिए। तो बस यहाँ से आपको एक्स अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यही निकलेगा आपका रेशियो क्वांटिटी का। ठीक है, चलो अब एवरेज में देखो कैसे इसको यूज करना है, ये एवरेज का क्वेश्चन है आपका। तो एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज 15 kg, एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इन द क्लास इज 30 kg, average weight of whole class is 25 kg. If there are 12 boys in the class, then what is the number of girls in the class? तो भूल जाओ आपको कि ये सब कुछ क्या पूछा है, आप बस ये चीज देखो कि क्या मतलब दो चीजों को मिक्स करने के बाद मुझे कोई एक तीसरी चीज ओवरऑल मिल रही है, उन्हीं दोनों का कोई मिक्सचर मिल रहा है। तो हाँ, बॉयज एंड गर्ल्स को मैंने मिक्स किया तो मुझे क्लास मिला, मेरा जो मिक्सचर है वो क्या है, क्लास। क्लास है क्लास मिक्सचर किसका होता है, बॉयज एंड गर्ल्स का। तो ठीक है, तो मेरी टाइप 1 की क्वांटिटी में कितने हैं भाई, गर्ल्स हैं, ठीक है, और टाइप 2 में क्या है, बॉयज हैं। तो गर्ल्स एंड बॉयज का जो एवरेज वेट है वो है 15 केजी है इनका, बॉयज का है 30 केजी। तो इन दोनों को जब मैंने मिक्स किया तो ओवरऑल, ठीक है, जो क्लास का जो वेट मिला ओवरऑल वो मिला मुझे कितना, 25 केजी। ठीक है, तो बस इसमें एलिगेशन आपको लगा देना है, तो एलिगेशन लगाया तो बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है, तो पहले इसको माइनस करते, 30 माइनस 25 दैट इज 5, और इधर मिलेगा 25 माइनस 15 दैट इज 10। ठीक है, तो मैंने ब्रेकआउट किया दैट इज 1:2। अब भाई ये 1:2 मुझे किसका रेशियो मिला, तो ये मिला मुझे गर्ल्स रेशियो बॉयज, है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो नंबर ऑफ बॉयज। बट वो पूछ रहा है कि इफ देयर आर 12 बॉयज इन द क्लास, तो हमें बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स। तो भाई देखो रेशियो अब 1:2 का है गर्ल्स बॉयज का, तो ये जो 2 यूनिट है, अब रेशियो में इतना तो हमने पढ़ा है कि 2 यूनिट कितने बॉयज के बराबर है, मतलब 12 बॉयज के मतलब 2 यूनिट में 12 बच्चे आते हैं, है ना, तो 1 यूनिट में कितना आएगा, 6। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, आंसर क्लियर हुआ। अब यही चीज आपको अगर मान लो बिना इसके करनी थी, अगर एवरेज से करते तो कैसे करते आप इसको, तो और हम क्या कर सकते, देखो बॉयज बॉयज तो मुझे दे रखे हैं 12, तो बॉयज का क्योंकि ओवरऑल क्लास का वेट कैसे निकलता है, एवरेज वेट टोटल वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो लेट कर लेते हैं गर्ल्स कितने हैं, एक्स, गर्ल्स कितने हैं, एक्स। तो 12 इंटू 30 प्लस 15 इंटू एक्स अपॉन 12 प्लस एक्स नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करके आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ से भी एक्स की वैल्यू आपको 6 ही मिलती, राइट। समझ में आ रहा है सबको एलिगेशन। तो देखो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है, एवरेज पूछ लिया है, मतलब रेशियो पूछा है, तो जल्दी से मुझे बता दो, सेम क्वेश्चन है। बस यहाँ बॉयज गर्ल्स की जगह क्या है, यहाँ पे 2 क्लासेस अलग अलग दे रखी हैं, तो सेम ही क्वेश्चन है। तो क्लास 1 दे रखी है, मतलब जहाँ पे बॉयज गर्ल्स हैं वहाँ पे दो दो डिफरेंट डिफरेंट क्लास को मिक्स करके हम एक पूरी ओवरऑल क्लास, बड़ी क्लास भी तो बना सकते हैं, मिक्सचर तो सेम ही बनेगा, बन सकता है, ये मिक्सचर पॉसिबल है और सेम टाइप का है। तो क्लास 1 क्लास 2, है ना, तो क्लास 1 है 15, क्लास 2 है 30, और इन जब दोनों क्लास को मिक्स किया तो मिल गया हमारे पास 25। तो भाई नंबर ऑफ रेशियो इधर कितना मिलेगा, 5, और इधर 10, दैट इज 1:2। और ये किसका है, नंबर ऑफ स्टूडेंट का। जब क्लास में मेल फीमेल तो हो, अलग अलग क्लास की बात कर रहे हैं ओवरऑल की, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात आएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें, और नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास
2 में, ठीक है, ये क्लास 1। क्लियर? ठीक है, तो यहीं पे अगर मान लो नंबर ऑफ कह देता कि एक क्लास में बच्चे इतने हैं तो दूसरी क्लास में कितने होंगे, या फिर टोटल बच्चे इतने हैं तो दोनों क्लासेस में बच्चे बताओ, तो डिवाइड आप डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये भी कह सकता था कि भाई दोनों क्लासेस में मिला के 300 स्टूडेंट है ना, बोथ क्लासेस, तो बताओ क्लास 1 में कितने बच्चे हैं, तो आप इस 300 को फिर 1:2 में डिवाइड कर देते तो ये 100 आ जाता और ये 200, मतलब अगर वैल्यू भी दी होती तो हम उसको डिवाइड कर देते। चलो नेक्स्ट देखो, फिर मिक्सचर वाला क्वेश्चन देख लो। 2 vessel contain milk and water in ratio of 9:1 and 2:3. In what ratio should mix of both vessel? ठीक है, mixture of both vessel is mixed which contains milk and water in the ratio of 7:3. आपको याद होगा मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था जिसमें इसका रिवर्स क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि दो कंटेनर्स कुछ ऐसे ऐसे रेशियो को कंटेन करते हैं और उनमें से मिक्सचर को टेकन आउट किया 7:3 में, ठीक है, कुछ 3:4 में, तो बताओ नया मिक्सचर कितना बना, नए मिक्सचर में रेशियो क्या बना। यहाँ पे उसका उल्टा, यहाँ पे आपको रेशियो दे रखा है दोनों का, तीनों का, जो पहले था और जो बना है, मतलब फर्स्ट कंटेनर, ठीक है, तो फर्स्ट कंटेनर में यहाँ पे क्या है, मिल्क एंड वाटर, तो फर्स्ट कंटेनर में है 9:1, ठीक है। मिक्सचर में इसको अब कैसे यूज करना है एलिगेशन को ये देखना है, 2:1, 2:3। अब इन दोनों को मिक्स करके ही थर्ड कंटेनर में कोई मिक्सचर बना है, बट ये याद रखो कि जब दोनों कंटेनर को मिक्स कर रहे हैं तो भाई मिक्सचर तो मिल्क एंड वाटर का ही बनेगा, है ना, मिक्सचर किसका बनेगा, मिल्क एंड वाटर का, तो एलिगेशन लगाया जा सकता है। अब एलिगेशन तो हमेशा एक चीज में लगता है, यहाँ पे तो मिल्क एंड वाटर दो दो चीजें हैं, तो कोई बात नहीं, आप पहले चीजों को अपने प्रोपोर्शन में बनाओ या फिर कोई भी एक वैल्यू निकाल के किसी एक के बीच में एलिगेशन लगा दो, मतलब या तो मिल्क में लगा दो या फिर वाटर में लगा दो, चॉइस आपकी, किसी भी एक चीज में, क्योंकि मिल्क मिल्क को अगर मैं मिक्स करूंगा तो तीसरी क्वांटिटी जो बनेगी, जो तीसरा मिक्सचर बनेगा उसमें भी तो कोई मिक्स आपका मिल्क ही बनेगा ना, जाके उसमें भी तो मिल्क होगा, तो एलिगेशन इसमें यूज किया जा सकता है। अब अगर आपको पुराने मेथड से ही करना है तो यहाँ पे रेशियो कितना है, 7:3 का, तो वो कह रहा है किस रेशियो में मिक्स किया जाए, ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे इन सब की क्वांटिटी कर दो सेम, इन तीनों की, ठीक है, क्वांटिटी चेक करो, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 10 है, तो इन सब की क्वांटिटी कर दो सेम, तो क्वांटिटी, क्योंकि जब तक क्वांटिटी सेम नहीं होगी तब तक मैं एलिगेशन नहीं लगा सकता, ठीक है, तो इनका क्वांटिटी सेम करो, तो यहाँ पे ×6 × 10, क्वांटिटी यहाँ पे 9+10, 9+1 10, 2+3 5, सॉरी, ठीक है, 3+2 5 हो गया और 7+3 10 हो गया। तो अब मुझे क्वांटिटी सेम करनी है तीनों मिक्सचर्स की, ठीक है, क्वांटिटी का प्रोपोर्शन बनाओ, उसके बाद बात करेंगे। तो अब बाकी के दोनों में 10-10 है तो इसमें भी 10 कर दो, ×2 कर दिया, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 4 और ये कितना हो गया 6। अब इसकी पुरानी वैल्यू इसको भूल जाओ और अब कोई भी एक साइड ले लो, या तो मिल्क ले लो या फिर वाटर लगा दो और उनमें एलिगेशन लगा दो, ठीक है, मतलब मिल्क 1, मिल्क 2 और ओवरऑल आ जाएगा मिल्क 3, ठीक है, तो मिल्क 1 कितना है 9, फिर इसको मिक्स किया 4 के साथ तो ओवरऑल कितना बन गया 7, तो बस अब इनमें एलिगेशन लगाओ, तो ये हो जाएगा 9 - 7 दैट इज 2, 7 - 4 दैट इज 3, आंसर मिल गया आपको। भाई अब ये किसका होगा, क्वांटिटी किसकी, पहले की क्वांटिटी और दूसरे की क्वांटिटी का, ठीक है, ये पहले वेसल से फर्स्ट वेसल का मिक्सचर और ये दूसरे वेसल का मिक्सचर, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी तो दोनों से ही अगर मिल्क निकालूंगा 3 पार्ट, अगर 3 लीटर मैंने मिल्क निकाला है तो उसके साथ अपने आप प्रपोर्शन में वाटर भी निकल के आ जाएगा, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं वाटर निकालूंगा तो अपने साथ अपने आप उसमें से मिल्क निकल के आ जाएगा,
तो किसी भी एक चीज में, यहाँ पे आप अगर वाटर में लगा के देख लो, अगर आप सिर्फ वाटर में लगाना चाहते हो तो वाटर 1, वाटर 2 और बीच में वाटर 3, इट इज वाटर 1 2 1 और दूसरा क्या है 6, और दोनों का कितना हो गया 3। यहाँ पे लगा के देख लो, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अभी भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा। मतलब किसी भी क्वांटिटी में लगा लो, चाहे आप मिल्क में लगाओ या फिर वाटर में लगाओ। तो देखो, अगर आप इसको सेम नहीं करना चाह रहे हो, है ना, चलो ये सेम करने वाला प्रोसेस आप नहीं करना चाह रहे, तो और एलिगेशन हम कैसे लगा सकते हैं? ये तो डेफिनेट है, किसी एक क्वांटिटी पे ही लगाना पड़ेगा आपको, या तो मिल्क पे या फिर वाटर पे। तो मिल्क जरूरी नहीं है हम ऐसे ही क्वांटिटी सेम करके निकालें, आप फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो मिल्क कितना है पहले में, 9/10, है ना, मिल्क 1, या फिर मिल्क या फिर वाटर की कोई भी एक क्वांटिटी उठा लो। दूसरे में क्या है 2/5, और तीसरा जो रेशियो है इसमें मिल्क क्या है 7/10। अब इनमें एलिगेशन लगा दो फ्रैक्शन में, क्योंकि एलिगेशन तो फ्रैक्शन में भी लगाया जा सकता है। मिल्क 2 और ये ओवरऑल मिल्क 3, जो तीसरा मिक्सचर है। यहां से भी आप रेशियो देखोगे तो आपको सेम ही मिलेगा। तो आप क्या करो, जब भी कभी ऐसे फ्रैक्शन मिल जाए ना, आपको फ्रैक्शन करना पड़ जाए, तो आप क्या करो, इन तीनों वैल्यू में किसी भी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके आपको बना दे नंबर, इंटीजर। तो मैं तीनों में मल्टीप्लाई कर देता हूं, किससे, 10 से। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो ये 10 से 10 कटेगा, यहाँ ये 2 बार कटेगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7। फिर से रेशियो आपका 3:2। फिर आप अगेन इसमें एलिगेशन लगा दें ये कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, एक भी अगर फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए जिसने से भी मल्टीप्लाई करना पड़े आप कर दीजिए, आंख बंद करके। जो कैलकुलेशन उसके बाद बने उस पर आप एलिगेशन लगा लो। क्लियर बात समझ में आई सबको? कहो हाँ। ठीक है, ठीक है। देखो एलिगेशन बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉपिक है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा मेथड है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि किस क्वेश्चन में कहाँ लगेगा। ये कुछ हिंट आपको यहाँ से मिले, रेफरेंसेस आपको यहाँ से बन जाएंगे लेक्चर से, बट प्रैक्टिस आपको थोड़ी सी खुद करनी पड़ेगी खुद के रेफरेंसेस बनाने के लिए। बिकॉज देयर आर टू मिक्सचर्स, ए एंड बी, है ना, बोथ कंटेन्स मिल्क एंड वाटर, दोनों में है, दोनों सेम टाइप के, दोनों सेम टाइप के मिल्क है दोनों में, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर। ये इन ए रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:4, बी में ये रेशियो 5:7 का है। तो कुछ पार्ट इसने क्या किया, टेकन आउट कर लिया बी का एंड रिप्लेस्ड विद मिक्सचर ए के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सो दैट इन मिक्सचर बी क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स इक्वल। देखो क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश की गई है पूरे की। ठीक है, तो अब एक बात बताओ कि यहाँ पे क्वेश्चन ये अलग है क्या? पहला तो अच्छा ये बताओ कि क्या ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है, हाँ या ना, जल्दी से। अरे कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस लैंग्वेज डिफरेंट है। ठीक है, बस लैंग्वेज डिफरेंट है। दो टाइप के मिक्सचर अभी भी मिक्स कर रहा है, और ओवरऑल अब जब ए का मिक्सचर चेंज हो जाएगा तो कोई तीसरे टाइप का मिक्सचर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताओ। मैंने क्या बताया था कि मिक्सचर कभी भी टेकन आउट होता है तो उसी रेशियो में टेकन आउट होता है जिस रेशियो में वो मिक्सड है। तो अगर मैं, वो पहले कह रहा था भाई दोनों अलग अलग वेसल से उठा के हमने कोई मिक्सचर बनाया तीसरा, तब भी तो बात सेम है। अब कह रहा है कि एक मिक्सचर, एक कंटेनर है, उसमें दूसरे दूसरे टाइप का मिक्सचर उठा के उसमें मिक्स किया है, तब भी तो बात सेम है। तो यहाँ पे बस इक्वल का मतलब है 1:1। समझ गए? तो अब फ्रैक्शन से करना चाहो तो फ्रैक्शन से लगा लो सीधा। दैट इज, पहले से भाई कोई भी, या तो मिल्क उठा लो या फिर वाटर उठा लो। तो पहले से अगर मिल्क उठाया
तो 5/9, दूसरे से मिल्क उठाया तो 5/12, अब तीसरे से मिल्क उठाएंगे तो 1/2। ठीक है, समझ गए? अब इसमें एलिगेशन लगा दो। तो सबसे पहली बात, तो अगर आपको कैलकुलेशन परेशान कर रही है तो आप इन तीनों का कोई एलसीएम ले लो, 9, 12 और 2 का, जो इन सबसे कट जाए। ठीक है, तो क्या आएगा भाई इनका एलसीएम? 36 आ जाएगा। तो आप 36 से इन सारे रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके जो फ्रैक्शंस हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में? इंटीजर्स में। ठीक है, तो ये इंटू 4 हो जाएगा, दैट इज 18, ये 3। तो आपकी नई कैलकुलेशन यही चेंज होके बन जाएगी कितनी? 20 मिक्सचर ए, मिक्सचर बी, दैट इज 15, और ओवरऑल बना 18। देखो, जब आपको पता कैसे लगेगा कि ये भाई जो मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ सही, ये जो मिडिल वैल्यू है इन दोनों के मिडिल में ही कोई वैल्यू होनी चाहिए, मतलब 15 से बड़ी होनी चाहिए और 20 से छोटी। अगर इनमें से बड़ी छोटी कोई वैल्यू आ रही है मतलब गलत एलिगेशन आप लगा रहे हैं, ये एलिगेशन ठीक है ही नहीं। ठीक है, इस बात का आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ठीक है, ये जो ओवरऑल जो मिक्सचर बना है, ठीक है, कोई तीसरा ही मिक्सचर बन रहा है, तो बस इसमें लगा दो 18 माइनस 15, दैट इज 20 माइनस 18, 2, ये हो जाएगा 3। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 3:2। क्लियर, समझ में आया सबको? तो देखो, अब इतना कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन था और इतनी सिंपलिसिटी के साथ सॉल्व हो गया एलिगेशन से, तो है ना ये एक सुंदर मेथड। कौन पूछ रहा है 1/2 कैसे आया? 1/2 जादू से आया, जादू से। सोनल, 1/2 ऐसे आया है, देखो यहाँ पे रेशियो जो पूछ रहा है वो, उसने फाइनल मिक्सचर जो बना है वो दिया है क्या? वो कह रहा है इक्वल क्वांटिटी बन गई। इक्वल का मतलब क्या है? 1:1 का रेशियो। यहाँ पे मिल्क एंड वाटर का जो फाइनल क्वांटिटी में जो रेशियो बना है वो 1:1 है। तो अब इसमें मिल्क क्या रहेगा? 1, टोटल कितना है? 2, तो 1/2। ठीक है, यहाँ से 1/2 आया। जैसे हम यहाँ से मिल्क यहाँ से निकाल रहे थे तो 5/9, यहाँ से निकाला तो 5/12, मतलब टोटल उसका पार्टीशन देखना पड़ेगा ना कितना है जो कंटेन करता है। ठीक है, चलो, अब ये कुछ एक परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसे देखो, छोटा सा है लेकिन क्वेश्चन जितना छोटा होगा उतना ही खतरनाक होगा। क्लियर? तो इसको कैसे कर सकते हैं? इसको कैसे करें भाई? ये तो एक जो कह रहा है 40 जो लीटर है, ये तो मिक्सचर दे दिया, इसमें क्या 80% मिल्क है। ठीक है, ठीक है, टाइप ए में। ठीक है, यहाँ पे दे दिया इसने 80% मिल्क। टाइप 2 वगैरह वाटर मिला रहा है, सिर्फ वाटर मिला रहा है, तो या तो दूसरी क्वांटिटी नहीं है, मिल्क है ही नहीं। और कंसंट्रेशन कह रहा है 0.7। 0.7 का मतलब होता है बेटा 70%, है ना? मैंने फ्रैक्शंस आपको कन्वर्ट करने बताए थे। तो अगर कंसंट्रेशन 0.7 हो रही है किसी की डेसिमल में, मतलब वो क्या कह रहा है? 70% मिल्क। ठीक है, तो अब इसमें कैसे लगाया जाए? तो देखो, टाइप ए में 80% मिल्क है, ठीक है भाई। तो टाइप टाइप बी में कितना परसेंट मिल्क है? यहाँ पे वो कह रहा है पानी मिला रहा है, प्योर वाटर। नहीं, प्योर वाटर तो नहीं मिलाएगा वो, नाले का पानी मिलाएगा। ठीक है, प्योर काट दो, तो वाटर मिलाएगा। कितना? अब वाटर में भाई मिल्क क्या होगा? 0%। मतलब जब वो सिर्फ पानी मिलाएगा तो जो मिल्क होगा उसमें 0% होगा। तो टाइप बी में अगर मैं मिल्क ले रहा हूँ, यहाँ पे 0% लूंगा मिल्क का। ठीक है, क्योंकि मैं मिल्क के अंदर एलिगेशन लगा रहा हूँ, या तो हमें मिल्क में लगाना पड़ेगा या फिर वाटर में। तो 80% और इधर 0%।
राइट। इन दोनों को जब इसने मिक्स किया तो ओवरऑल कितना नया जो रेशियो मिला आपको, उसमें 70% आपको मिल्क मिला, दैट इज ओवरऑल, या फिर हम कह दें न्यू मिक्सचर। ठीक है, बस इसमें एलिगेशन लगा दो, 0 और 80 के बीच में ही है 70, है ना। तो 80 में से 70 गया 10, 70 में से 0 गए तो 70, दैट इज 7:1। ठीक है, अब उसने पूछा है कि भाई कितना उसमें पानी मिलाया जाए, तो अब इसमें ये रेशियो किस चीज का आया होगा, है ना, क्वांटिटी का रेशियो आया होगा। तो यहाँ पे 7 यूनिट कितने के हैं, अब ये टाइप बी में सारा का सारा क्या था, वाटर, तो इधर आपको वाटर ही मिलेगा सारा का सारा। ठीक है, और इधर क्या 7 में आपको पूरा, से पहले जो टाइप टाइप 1 की जो क्वांटिटी थी वो 49 लीटर थी, टाइप बी की जो क्वांटिटी थी वो आपको इधर मिलेगी जिसमें सिर्फ पानी था, है ना। तो 7 यूनिट हमारे बराबर हो जाएंगे कितने के, 49 लीटर के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 7 के। यहाँ से इसमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा हमें, 7 लीटर प्योर वाटर। ठीक है, जीरो वाला देखो, जीरो वाला वो कह रहा है कि पानी मिलाया जाए, बट एलिगेशन में लगा रहा हूँ मिल्क की क्वांटिटी में, है ना। हम एलिगेशन किस में लगा रहे हैं, मिल्क में। तो मैंने बताया था एलिगेशन हमेशा सेम टाइप की क्वांटिटी में लगता है, तो अगर मिल्क में लगाया है तो जो टाइप बी, जो मैं दूसरा मिक्सचर ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि पानी मिला रहा हूँ, तो पानी में भी मुझे मिल्क देखना पड़ेगा कितना है। तो पानी जब प्योर पानी है, प्योर नहीं थोड़ा गंदा पानी है, लेकिन उसके अंदर मिल्क क्या है, 0%। ठीक है, मिल्क तो 0% रहेगा, तो वहां पे मैंने सिर्फ मिल्क की क्वांटिटी ली है, दैट इज मिल्क, यहाँ पे 80% मिल्क, ये ओवरऑल मिल्क। ठीक है, अगर आप वाटर में लगाते तो यहाँ 20% होता, यहाँ पे 100% होता, अगर सिर्फ वाटर में लगाते, क्योंकि पहले में वाटर कितना था, 20%, दूसरे में वाटर कितना है, 100%, क्योंकि सिर्फ प्योर पानी मिला रहा है, और ओवरऑल 70% अगर मिल्क बनाए फाइनल में 0.7, तो 0.3 मतलब 30% क्या रहा होगा, वाटर। ये भी तीसरे का वाटर रहा होगा, इसमें आप लगा के देख लो। तो ये 70 और ये 10, यहां से भी रेशियो आपको 7:1 ही मिलेगा। ठीक है, या तो वाटर में लगाओ या फिर मिल्क में लगाओ, दोनों से आंसर सेम मिलेगा। हाँ, 20% पानी होगा, बिल्कुल सही है अंजलि, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप वॉइस पे बोल सकते हो तो और ज्यादा अच्छा होगा, थोड़ा सा टाइम कम लगेगा हमारा। सर अगर 20% पानी आएगा तो इसमें टाइप बी में 0% क्यों लिया? क्योंकि पानी नहीं है वो, उसमें वाटर मिल्क है, इसमें मिल्क 80% है। और अगर 20% अगर आप सिर्फ अगर वाटर में लगाना, हमने ये देखो का एलिगेशन हम लगा किस पे रहे हैं, वाटर की क्वांटिटी पे लगा रहे हैं या मिल्क की क्वांटिटी पे लगा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे मिल्क को, पहला पहला जो है उसमें मैंने मिल्क पे लगाया है, तो इसका 80% मिल्क था, है ना। और दूसरे में जिसको मैं मिक्स कर रहा हूँ उसमें मिल्क था ही नहीं, सारा का सारा पानी था, बट हम मिल्क उसमें 0% ले सकते हैं, जीरो तो हम किसी की वैल्यू ले सकते हैं ना। ठीक है, तो वाटर के साथ कह देंगे 0% मिल्क था, मतलब 80% मिल्क को मैंने 0% मिल्क के साथ मिलाया है, तब मुझे एवरेज मिला है 70। ठीक है, और अगर यही चीज अगर वाटर पे लगाओगे तो वाटर वहां से पहले से 20% ले लिया, दूसरे से वाटर क्या है 100%, क्योंकि वो सारा का सारा पानी ही मिला रहा है। तो 20 और 100 को मिलाया, तो अब पानी दूसरे ओवरऑल वाले में भी आपको वाटर निकालना पड़ेगा। तो ओवरऑल में जब 70% मिल्क हो रहा है तो 30% आपका वाटर हो जाएगा, डेफिनेटली बात है। ठीक है, तो आप चाहो तो वाटर में भी लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है,
7:1 के बाद अब हमें यहाँ पे जो ये रेशियो मिला ये देखना कि ये रेशियो किस चीज का होगा। तो मैंने बताया था आपको, अगर यहाँ क्वांटिटी में, अब यहाँ पे हमने क्वांटिटी में रेशियो लगाया, मिल्क की क्वांटिटी में अपने एलिगेशन लगाया है, तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी का ही रेशियो मिलेगा। अब क्वांटिटी किसकी, क्वांटिटी ए की, ए वाले मिक्सचर की और बी वाले मिक्सचर की। तो ए वाले मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी थी 49, तो हम 7 यूनिट को हमने इक्विवेलेंट कर दिया 49 लीटर्स के, क्योंकि लीटर्स में आंसर देना है ना, हाउ मच वो वाटर पूछ रहा है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 49 लीटर, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 7 लीटर। तो पानी हमने कितना मिलाया, क्योंकि टाइप बी जो मटेरियल था, टाइप बी जो हमारे पास मिक्सचर था, उसका क्वांटिटी कितना था, 7 लीटर। ठीक है, और उसमें सारा का सारा पानी था टाइप बी में, तो ये 7 लीटर आपका वाटर हो गया। मतलब 49 में हमें 7 लीटर वाटर मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसको देखो, अगर बिना एलिगेशन के नहीं करना है तो हम इसको कैसे कर सकते थे। ठीक है, अगर इसको एक छोटा सा आइडिया और है, ठीक है, अगर परसेंटेज के थ्रू निकालना चाह रहे हो तो देखो, वो पानी ऐड कर रहा है ना, पानी ऐड कर रहा है, तो आपके मिल्क की क्वांटिटी तो सेम रहेगी मिक्सचर में भी और वाटर में भी, अब पहले वाले में भी और बाद वाले में भी। तो पहले आपके पास 49 है, अगर मैं इसमें मिल्क निकालूं तो कितना होगा, 80%, है ना। यही क्वांटिटी सेम रहेगी आपके फाइनल मिक्सचर में। मान लो जो फाइनल मिक्सचर है वो कुछ एम है, दैट इज एम लीटर्स, उसका वो कह रहा है मिल्क अब कितना हो रहा है, 70%, तो 70%, मतलब ये बराबर होना चाहिए, मिल्क दोनों में बराबर होना चाहिए। तो बस यहाँ से आप जब एम की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, यहाँ से मिक्सचर कितना आ जाएगा निकल के टोटल, इसको जरा सॉल्व करना पूरा, तो ये 56 लीटर्स आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0% से परसेंट कट जाएगा। ठीक है, 7 से ये 7 बार 56 लीटर्स। तो मिक्सचर की जो क्वांटिटी है, मतलब फाइनल मिक्सचर जो 49 से बढ़ के कितना हो गया, 56। तो अब बढ़ा क्या होगा, मिल्क तो मैंने ऐड किया नहीं, तो 49 से अगर कोई चीज बढ़ रही है तो वो क्या बड़ी होगी, वाटर, बाकी का भी तो बड़ा होगा मिल्क को छोड़ के। तो इंक्रीज कितना हुआ, 49 माइनस 56। ठीक है, तो 7 लीटर। एक ये थोड़ा परसेंटेज वाला मेथड है, वही रेशियो वाला मेथड जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिसकी क्वांटिटी सेम रहेगी उसको हमें चेंज नहीं करना है, मिल्क सेम रहेगा तो सेम ही रहने दो। ठीक है, बस उन दोनों चीजों को कंपेयर कर दो कि जितना 49 में मिल्क रहेगा उतना ही मिक्सचर, जो मतलब कोई एम वैल्यू मिक्सचर बनेगा, क्योंकि इसमें वाटर ऐड किया जाएगा तो कोई नया मिक्सचर बनेगा, बट मिल्क उसमें भी बराबर रहेगा लीगली जो क्वांटिटी होगी। तो मिल्क की क्वांटिटी 49 में 80% वो निकाली, वो बराबर होगी मिक्सचर का 70%, वहां से मैंने मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी निकाली। फिर जो मिक्सचर बढ़ा है, बढ़ा क्यों है, 49 से वो 56 हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि मैंने सिर्फ पानी ऐड किया है। तो आप, सॉरी, 49 में से या फिर 56 में से, यहाँ पे आप 56 में से 49 माइनस करो, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है, तो आपको पता लग जाएगा कि 7 लीटर आपका इंक्रीज हुआ है। यही चीज अगर डिक्रीज वाली बात होती तो ये डिक्रीज हो जाता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कोई डाउट हो तो बताओ। अगर रेशियो एवरेज आपने सही से पढ़ा होगा तो एलिगेशन पढ़ने में मजा आएगा, और आगे के जो चैप्टर्स हैं उन्हें भी पढ़ने में मजा आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो दिमाग, जो ब्रेन कंज्यूम करेंगे वो एवरेज, रेशियो और परसेंटेज करेंगे। ठीक है, बाकी का कोई जो टॉपिक है आपका ब्रेन कंज्यूम नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर आज इतना ही रहने देते हैं ना।